हो सकता है कि दुनिया इन्हें एक बेहतरीन विलन के तौर पर देखे, लेकिन तजुर्बाकार अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी डाउन टू अर्थ है, इंतहाई बेमिसाल और काफ़ी काबिल रसाई हैं। अपनी ऑन स्क्रीन शख्सियत के बरअक्स अदाकार मुख्तलिफ मसाइल पर अपने जहन की बात करता है, और सबसे बढ़कर ये कि अपने मुल्क से वो खुद से ज़्यादा प्यार करता है। 11 मई 1938 को हैदराबाद में पैदा होने वाले कुरैशी साहब को फिल्मी अदाकार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। जब मैं पढ़ रहा था, मैंने हैदराबाद में रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया और कुछ ही ऐसे में स्टाफ आर्टिस्ट बन गया। मैंने बतौर अनाउंसर काम किया, बच्चों और मजहबी प्रोग्रामों के साथ साथ गाने पेश करने वाले शोज़ की मेज़बानी की। ये मकामी होटल के सफ़र के दौरान था, जहां आग का दरिया की कास्ट बशमूल मोहम्मद अली और शमीम आरा ठहरे हुए थे कि कैमरामैन और मुस्तकबिल के हिदायतकार रज़ा मीर, अदाकार आसिफ रज़ा मीर के वालिद, ने मुझे देखा और मुझे कास्ट करने का फ़ैसला किया। मैंने इसे बताया कि मैं वहां सिर्फ सितारों को देखने आया हूं और फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं है। वो डटा रहा। मैंने मुज़ाहमत की और मेरी मुज़ाहमत उस वक्त मजबूत हो गई जब मुझे बताया गया कि मुझे लिखूं में एक विलन का किरदार करना था। मशहूर फनकार ने मजीद कहा, 600 से ज़ायद फिल्मों का तजुर्बाकार जारी है। ये 1965 की जंग के बाद की बात है, और चूंकि मैं रेडियो पर जंगी प्रोपेगेंडा प्रोग्राम का इंचार्ज था, इसलिए मेरा जहन एक हिंदुस्तानी के किरदार को कबूल करने से कासिर था, वो भी एक विलन के तौर पर। यह काबिल एहतराम आलम और माहिर तालीम अल्लामा आए काजी साहब से मुलाकात का मौका था, जिन्होंने मुझे इस किरदार को कबूल करने और हुजूम की नफरत को लेकर हीरो को अच्छा दिखाने पर आमादा किया। मैंने इस किरदार को कबूल किया और तकरीबन 45 साल कबल फिल्मों में मेरा कैरियर उसी तरह शुरू हुआ। कुरैशी साहब लंबे चौड़े और खूबसूरत हैं, और अपने अहद में भी वो विलन से मुशाबहत नहीं रखते थे। तो वो मनफी किरदारों के लिए क्यों गए? कोई पाकिस्तानी फिल्म विलन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि वो शख्स है जो हुजूम की तौहीन को कबूल करता है और अच्छे किरदार के मरकजी किरदार को ज़िंदगी से बड़ा दिखाता है। मेरा मकसद लोगों को बताना था कि एक खूबसूरत आदमी के अंदर एक बेदिल हैवान भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि मैं ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गया हूं। हो सकता है मैंने अपने करियर का आगाज़ ऐसे किरदारों से किया हो जिनमें मनफी असरात थे, लेकिन बाद में आगे बढ़ा और बहुत से मुस्बत किरदार अदा किए। एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी मादरी ज़बान सिंधी है और जिसकी उर्दू ज़बान बेऐब है, वो पंजाबी फिल्मों में कैसे कामयाब हुआ? मुझे पंजाबी प्रोड्यूसर्स की तरफ से बहुत सारी पेशकशें आती थीं, और मैंने इन्हें बार बार कहा कि इनकी फिल्मों में मेरी मौजूदगी उनके प्रोजेक्ट को तबाह कर देगी, क्योंकि मैं उनकी ज़बान में रवानी नहीं रखता था। लेकिन वो डटे रहे, और मैंने अच्छा बिजनेस करने वाली पंजाबी फिल्मों में काम करने पर रजामंदी जाहिर की। इसलिए मैंने पंजाबी फिल्में करना जारी रखा, फनकार बताता है। और सुस्त तरसील का अंदाज। कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया कि ये सुल्तान राही की बेबाक डायलॉग डिलीवरी का मुकाबला करने के लिए था। जबकि राही ऊंची आवाज़ में था, मैं नरम था। उनके नामूस के तौर पर ये उनकी मौजूदगी में अपना मौक़िफ़ कायम करने का बेहतरीन तरीका था, और मैं अपनी रेडियो ट्रेनिंग का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे अपना अंदाज़ बनाने में मदद की। तजुर्बाकार अदाकार अपने मामूल के अंदाज में बात करते हैं जब उनसे उन पहलुओं की तफसील पूछी गई जिन्होंने मकामी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में अपना किरदार अदा किया है। फिल्में किसी भी मुल्क में तफरीह का बेहतरीन ज़रिया हैं। आप एक पैगाम के साथ फिल्में बना सकते हैं और लोगों को एक ही वक्त में तालीम दे सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो दुरुस्त नहीं थीं, जिसकी वजह से अहल खाना ने सिनेमा घर जाना छोड़ दिया। दूसरा, मैं महंगाई के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, जिसने अवाम को अफसरदा कर दिया है और फिल्मों समेत मुल्क की हर सनत को नुकसान पहुँचा है। उनका ख्याल है कि सिनेमा घरों में हिंदुस्तानी फिल्में दिखाने से शायद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ हो, लेकिन इन्होंने फिल्म साजों का गला घूंट दिया है जो सरहद पार से ज़्यादा बजट वाली फिल्मों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं भारतीय फिल्मों की रिलीज़ की वजह से बरकरार रहने वाली सिनेमा इंडस्ट्री के लिए खुश हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को भारतीय हुक्काम से पाकिस्तानी फिल्मों को भारत में भी रिलीज़ करने का कहना चाहिए था। ऐसा लगता है कि मुल्क में मल्टीप्लेक्स हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें किसी पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश करते नहीं देखा। हम अब नतीजा खेज मौज़ूआत पर फिल्में नहीं बनाते, और यही एक वजह है कि नौजवान फिल्मसाजी से दूर रहते हैं। बहुत से बासलाहियत नौजवान हैं जो फिल्मसाजी सीख रहे हैं और आइडियाज़ तैयार कर रहे हैं, लेकिन बग़ैर किसी फाइनेंस और हुकूमती ताउन के वो अपने ख्वाब कैसे पूरे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल की हुकूमतें उनकी सलाहियत का इदराक करेंगी और उनकी मदद करेंगी ताकि नौजवान तब्दीली लाएं। वो पेश गोई करते हैं। कुरैशी साहब के लिए छोटी स्क्रीन कोई नई बात नहीं है, जो हमेशा ट्यूब का हिस्सा रहे हैं।
میں نے 70 کی دہائی کے دوران 2 طویل ڈراموں میں کام کیا، ان میں سے ایک بکری یادیں، جس کا اسکرپٹ رفیع پیر نے تیار کیا تھا اور اسے پی ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا گیا تھا، مرحوم فضل کمال نے شارٹس کال کیے تھے۔ دوسرا قلعہ کہانی کی ایک قسط تھی جس کا عنوان تھا ذل الہی، جسے ڈاکٹر انور سجاد نے لکھا تھا اور یاور حیات ڈائریکٹر تھے۔ میں طویل ڈراموں اور خصوصی پروگراموں میں حصہ لیتا رہا کیونکہ ایک اداکار کے لیے تمام میڈیم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اب ہے کہ میں نے بھی ٹیلی ویژن پر ایک مستقل فیچر بنے کیونکہ مجھے پیش کیے جانے والے کردار مادہ رکھتے ہیں اور معنی خیز ہیں۔ تاہم فنکار صحیح سوالات پوچھنے سے باز نہیں آتے کیونکہ وہ ترک ڈراموں کے ڈب شدہ ورژن یا یہاں تک کہ ہندوستانی ڈراموں کے اصل ورژن کے نشر ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ جب آپ تخلیقی صلاحیتوں کے دروازے بند کرتے ہیں تو بغاوت کی طرف جانے والے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے تکنیکی ماہرین، مصنفین اور فنکاروں کے لیے ایک قبر بنانے کے مترادف ہے جن کی روزی روٹی کا انحصار ٹیلی ویژن انڈسٹری پر ہے۔ اہلکار باہمی رضامندی کی بنیاد پر ایک صحت مند تبادلہ کر سکتے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بجائے ہم انہیں پرائم ٹائم سلاٹ دے رہے ہیں، جو ان لوگوں کے حوصلے پست کرتا ہے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے جیسے لوگوں کے لیے میرے ملک کی محبت کے مقابلے میں پوری دنیا میں سونے کی فراہمی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب 600 کے سٹاک میں سے اپنی پسندیدہ فلم کی درجہ بندی کرنے کے لیے کہا گیا تو اداکار نے عاجزی سے جواب دیا، میں کسی ایک فلم کو اپنی پسندیدہ نہیں سمجھتا کیونکہ میں نے اپنے تمام کرداروں کو 100% دیا ہے۔ یہ عوام پر منحصر ہے کہ وہ کون سی فلمیں بہترین سمجھتے ہیں۔ میں اب بھی اپنے مداحوں کا مقروض ہوں جنہوں نے میرے کیریئر کے آغاز کے دن سے ہی اہم کردار ادا کیا۔ وہ ان چند اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بطور اداکار اور سیاست دان دونوں کے طور پر اسے کامیاب بنانے میں کامیاب رہے۔ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سیاست میں شمولیت اختیار کی کیونکہ وہ عوامی دن تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ سیاسی روابط رکھنے والے اداکار کے طور پر میں نے انڈسٹری کی مدد کی ہے لیکن ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دستخط نواں آیا یہ سوہنیا لہجے کے ساتھ تھیسپین شوبز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ہدایت اور ایک خاندان دیا۔ روبینہ اور میں ریڈیو پاکستان کے دنوں میں حیدرآباد میں کافی متحرک تھے۔ وہ ایک انتہائی باصلاحیت گلوکارہ ہیں جنہوں نے عالمی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور خاندان کو سنبھالنے کے لیے گلوکاری چھوڑنے کے باوجود ریاض کرتی ہیں۔ دوسری جانب میرا بیٹا عامر ان دنوں ٹیلی ویژن پر اداکاری میں مصروف ہے اور مجھے ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ان کے ڈرائنگ روم کا ٹرانزسٹر انہیں ریڈیو پاکستان میں ان کے شاندار دنوں کی یاد دلاتا ہے۔ زیڈ اے جیسے لوگوں کا انتقال، بخاری اور بہت سے دوسرے لوگوں نے ادارے کو بری طرح نقصان پہنچایا، لیکن یہ اب بھی میرے دل میں رہتا ہے۔ ریڈیو اب بھی دیہی علاقوں میں تفریح کی سب سے قابل رسائی شکل ہے جہاں بجلی نہیں ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے ایمان اور مداحوں کی وجہ سے ہوں اور یہ ان کی وجہ سے ہے کہ مجھے محبت اور احترام کے علاوہ بے شمار ایوارڈز ملے ہیں۔